मैट्रिक्स अलजेब्रा शायद स्कूल में स्टार्ट कराया होगा उन्होंने, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है और उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो वही मैंने सोचा यहाँ से स्टार्टिंग कर देता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ मैट्रिक्स अलजेब्रा आज का टॉपिक। तो पहली बात तो ये कि मैट्रिक्स है क्या। इजी टॉपिक है, अंडरस्टैंडेबल। तो मैट्रिक्स कहते हैं कोई टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। वो कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बन गया इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। दिखाई ठीक पड़ रहा है। अब इसमें देखें तो ये रो नंबर 1 है, दिस इज रो नंबर 2, ठीक। ये वाला जो है कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये वाला कॉलम नंबर 3। मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स, इसके अंदर कुछ भी बीच में ना कॉमा फुल स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कभी कॉमा लगाने की जरूरत पड़े लगा सकते, वैसे होता नहीं है। डी ई एफ, तो इसमें कितनी रोज हो गई 2 और कॉलम्स हो गए 1 2 3, तो इसे बोलते हैं 2/3 मैट्रिक्स। 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इसको 2/3 बोलते हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। दिस 2/3 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये ऑर्डर कोई भी जा सकता है, मतलब बिगर ऑर्डर, हायर ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 मैट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो ठीक, तो अब इसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, उसमें जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक ए बी सी डी ई एफ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में फर्क होता है, ठीक। बहुत ज्यादा डेफिनेशन ये वो जानने की जरूरत नहीं है, भाई जहां भी पता। ओके, तो उसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 4 5 2 9 8, ये 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 can also be written as square matrix
ऑफ ऑर्डर, सिंपली 3 भी बोल सकते हैं, 3x3 बोल दें या सिंपली 3 बोल दें, है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा, एक सेकंड, 2x2 रख देता हूं ऐसे, 1 2 3 4, ये 2 मैट्रिक्स आपको डील करना। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 3 अनफ होता है, 3x3 बोलना जरूरी नहीं है, 2x2 में 2x2 बोलना जरूरी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोल दो तो एनफ है, ठीक है। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता लगता है, ये जीरो मैट्रिक्स है, डिनोटेड बाय ओ सिंबल है, और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर आपको कभी जरूरत हो तो ओ को 0 0 0 0 भी ले सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट इसका ऑर्डर लेना है, नल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। थोड़ा नॉलेज जरूरी है, बस एग्जाम में ये रो मैट्रिक्स क्या है वो नहीं आता, लेकिन नॉलेज जरूरी है। तो रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सिंगल रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3, इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि दिस हैज ओनली 1 रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स? कॉलम कितने हैं इसमें? नहीं, 3 कॉलम्स हैं, देखो ना, 1 2, ऐसे देखो वर्टिकली, 1 2 3, तो 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ठीक है, रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसमें सिंगल कॉलम हो, लाइक 1 2 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रोज बहुत सारी है, हाउ मेनी रोज? 4 रोज, 1 2 3 4 रोज एंड 1 कॉलम है। कॉलम 1 होने की वजह से इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, आपको ना 2 डील करने, एक I2 आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर और एक आइडेंटिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर, 2 आपको करने। तो आई ऑफ सेकेंड ऑर्डर देखो बेटे, इधर 1 1, इसको कहते हैं मेन डायगोनल, जहां मैंने 1 1 लिख दिया ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सारी मैट्रिक्स में जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेज हैं उनमें 2 डायगोनल होते हैं, एक प्रिंसिपल एक सेकेंडरी डायगोनल। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल, इसका कंपल्सरी 0 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करो, आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसको आप सिंपली आई भी बोल सकते हो। आई सेकेंड मतलब आई का सफिक्स टू एवरी टाइम जरूरी नहीं होता है। और सेंस जैसे 2x2 मैट्रिसेस चल रहे हैं, 2x2 का क्वेश्चन चल रहा है, तो उसमें I2 अपने आप लोगे I2, और 3x3 का चल रहा है तो I3 लोगे। I3 बताता हूं अभी। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, इधर वाला ना, ये एलिमेंट्स ये बोले जाते हैं सेकेंडरी डायगोनल में। इसका बड़ा रोल है प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी का मैट्रिक्स अलजेब्रे के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल, इधर वाला, और इधर वाला प्रिंसिपल डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अभी याद करो बेटे सब लोग, इधर देखो। आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड थर्ड ऑर्डर में ये जो मेन डायगोनल है वो क्या होगा? यूनिटी होगा। मेन डायगोनल यूनिटी, रिमेनिंग एलिमेंट सारे 0, ठीक है। ये आइडेंटिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर है, जिसे सिर्फ आई से भी डिनोट करते हैं। और ये देखिए, ये वाली मैट्रिक्स 1 1 1 और इधर 0 लगा दिए, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है।
ये उसमें इसमें फर्क है ना पहले वाले में, इसमें सेकेंडरी डायगोनल यूनिटी है। तो नेवर कंफ्यूज विद दिस एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल नॉन जीरो हो। इधर देखो, ये मेन डायगोनल है, मान लो इसमें कम से कम 1 एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मैं सारी नॉन जीरो लिख देता हूं, रिमेनिंग जीरो लिख देता हूं। तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। दैट वे आइडेंटिटी मैट्रिसेज कैसे होते हैं? डायगोनल मैट्रिसेज होते हैं। तो ये कहां पे डाउट लग रहा है? डाउट लग रहा है? मेन डायगोनल यूनिटी भी हो सकता है, नॉन यूनिटी भी हो सकता है डायगोनल में, और आइडेंटिटी में यूनिटी होना जरूरी है। यहां 1 और के, यहां 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फास्ट लिखा, साथ साथ। ओके, तो वो था डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, कुछ छूट गया हो तो ये पेपर उठ ले लो, किसका छूटा है? ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर देखो, ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4 5 6, तो आप चाहे तो इसका 5 टाइम्स कर सकते हैं। इधर 5a देखिए कितना आता है, ईच एंट्री विल बी मेड 5 टाइम्स। हर एंट्री में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 30। समझ में आया? मतलब मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में कोई चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स ये है, तो इसका 3 टाइम्स कर सकते हो। 3a किया तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, कि एक मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। इधर देखना, जैसे 2 4 6 8 10 12 है जैसे है, तो ईच एलिमेंट में से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। देखो, ईच एलिमेंट है 2 इन इट, तो आप 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेके बचा क्या? 1 2 3, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ऐसे अगर एवरी एलिमेंट में कोई चीज कॉमन है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अब मैट्रिसेज इक्वल कब होती है? इक्वल मैट्रिसेज ऐसी मैट्रिसेज, एक तो वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों 2 by 2 ऑर्डर हो, दोनों 3 by 3 ऑर्डर हो। तो जैसे अगर आपने बोला ना ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 बोला, सपोज करो, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है, देखो समझो समझो, ए शुड बी 1, डायरेक्ट उसका मीनिंग बैठता है। तो ए की वैल्यू फिर 1 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी? 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। और ये मैट्रिक्स इसी ब्रैकेट में आपको लिखनी है। ब्रैकेट, एक मिनट देखिए, ऑर्डर अलग अलग नहीं हो सकता। इक्वल मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी सेम।
तभी उनको इक्वल बोल सकते हो। इक्वल मैट्रिसेज, मैं आपको क्या बताना चाहता था कि मैट्रिक्स का नोटेशन, इधर ये जो मैट्रिक्स है ये वाली कोई भी मैट्रिक्स लाइक दिस 1 2 3 4, तो इसे आप इस स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 2 3 4, ये दोनों सेम थिंग्स है। इसकी आप हैबिट डालो क्योंकि एनसीईआरटी में ये नोटेशन यूज्ड है और ये सही है, पर ये वाला आगे ना ये वाला सही नहीं है, ये नोटेशन, ये मैट्रिक्स नहीं है ये वाला, हाँ ये नोटेशन नहीं है मैट्रिक्स का। और एक बात समझो, ये 1 2 3 4 है ना, तो ये नोटेशन, ये वर्टिकल लाइन, ये भी नोटेशन नहीं है। हाँ डिटर्मिनेंट का नोटेशन है असल में। यहाँ वैसे मॉड आप जानते हो, ये मॉड नहीं है, क्या डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर एक टॉपिक है, मैं कराऊंगा आपको, हाँ चैप्टर है पूरा इसी के अंदर, तो उसमें फिर वर्टिकल लाइनें लगाएंगे और उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो इसे मतलब अभी फिलहाल मैं बताता हूं, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। अभी जरूरत और ज्यादा है नहीं इसकी, ये मैट्रिक्स नहीं है, जबकि इधर वाली ये मैट्रिक्स है दोनों, ये दोनों को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये वाला तो कुछ भी नहीं है, ना मैट्रिक्स है ना डिटर्मिनेंट। बाकी कोई इमरजेंसी में ये साइन लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट तो वर्टिकली लिखा जाएगा, तो ये साइन में मैट्रिक्स माना जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स एक्चुअली ये दोनों सिंबल हैं जिनमें आपको ये पहला वाला यूज करना, दोनों यूज कर सकते हो, दिक्कत किसी में भी नहीं। तो डायगोनल ये आपका इक्वल मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिसेज पर आ गए धीरे धीरे। सम ऑफ मैट्रिसेज, एक तो कौन सी मैट्रिसेज सम हो सकती हैं, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सेम ऑर्डर्ड मैट्रिसेज आर समेबल। मतलब वो मैट्रिसेज का सम पॉसिबल है जिनका ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए तो उनका सम हो सकता है, नहीं तो सम पॉसिबल नहीं। ठीक है, जैसे, और हाँ सम करते कैसे, 1 2 3 4 प्लस 2 3 5 7, तो एडिशन इनका काफी आसान होता है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 3, बस सिंपल। 2 + 3 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 4 + 7 11 हो गया, ऐसे ऐड कर देते हैं। इसी तरह माइनस भी, डिफरेंस भी साथ ही साथ बता देता हूं, डिफरेंस भी सेम ऑर्डर का होता है, अलग अलग ऑर्डर की होंगी तो डिफरेंस डिफाइंड नहीं है। तो डिफरेंस कुछ ऐसा 1 2 3 4 -2 3 5 7 can be written as follows: 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, 3 - 5 -2, 4 - 7 -3। और एवरी एंट्री नेगेटिव है ना, तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है माइनस कॉमन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कभी चाहे तो, 1 1 2 3 नेगेटिव सारे एलिमेंट में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। तो डिफरेंस हो गया। अब आप करोगे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कोर्स में है, जो मतलब जो कोर्स में है वही कराऊंगा। अच्छा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इन्होंने ना x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है, आपको फाइंड करना क्या, x एंड y, मैट्रिक्स इक्वेशंस है ये। x + y गिवन, x - y गिवन, यू हैव टू फाइंड x एंड y। तो क्या करना, x - y इक्वल टू 360 - 1, ठीक है। तो उसको हमने वो वाली इक्वेशन ना इसके पास लिख दी। अब क्या करो, इन्हें ऐड करो,
ऐड करोगे तो बाई कट जाएगा और एक्स आएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो गया। इधर देखिए 5 प्लस 3 कितना 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8। ठीक, तो x क्या हुआ हाफ ऑफ दैट, डाउट ऑफ फॉरन बोलना, 2 का डिवीजन लगा दिया। अब आप 1/2 मल्टीप्लाई कर दो ईच एलिमेंट में, तो ये आ जाएगा 4 4 0 4। आप चाहे तो इसमें 4 कॉमन ले भी सकते हैं, अदरवाइज ये x आ गया, ये आंसर। मैं आगे चलूं, इसको समझ में नहीं है आपको? नहीं समझ में है क्या चीज? ये हमने ये इक्वेशन दिए हुए क्वेश्चन में है, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से बाई और बाई कट गया है, x और x 2x हो गया। इधर वालों को ऐड कर दिया और 2 का डिवीजन लगाया, समझ गए? अब बाई निकालने के 2 तरीके हैं। देखो इधर x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन 1 में लिख दो तो बाई आ जाएगा, 2 में लिख दो तो बाई आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस को पास पास करके अभी हमने ऐड किया था, सबट्रैक्ट कर दो तो भी बाई आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में आप इसको लिख दो चल के। तो x की 4404 वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूं। इधर देखो x प्लस बाय इज 5209, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां रिकॉल कर दी। अब इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए 4404 प्लस y, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए 5209 माइनस, इसे उधर ले चलो माइनस हो जाएगा 4404। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5। ये y की वैल्यू है। फॉलो करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। इन्हीं पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव आएंगे इसी टाइप के, मतलब इसी को ऑब्जेक्टिव बना देंगे वो इसी क्वेश्चन को, कि इफ x प्लस बाई दिस, x माइनस बाई दिस, देन वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू आपको उसमें से, या वैल्यू ऑफ बाई इज, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बना देगा। ऑब्जेक्टिव भी अलग से कराऊंगा बहुत सारे, लेकिन ये क्वेश्चन है, फाउंडेशन के क्वेश्चन है। फाउंडेशन बिना ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव जो कराएंगे वो तो याद कर लोगे, दूसरे में अटक जाओगे, एग्जाम चेंज हुआ ना, तो ऐसे तो फाउंडेशन जरूरी होती है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, अब ये इक्वेशन आएगी उसमें, और फिर बोला होगा कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर, इसी को ऑब्जेक्टिव बना देंगे। वैसे हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं। तो ये इक्वेशन है और आपको एक्स वाई के लिए इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया, देखो इधर एक्स स्क्वायर फाइन, वाई स्क्वायर ओके, ये -3 टाइम्स है ये मैट्रिक्स। तो एक काम करो, बाहर छोड़ दो प्लस, -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -3x -3 इंटू 2y -6y, राइट साइड इज -2 एंड -9। ठीक, x और y निकालने तक मेहनत करना। दिया हुआ वो क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब इसको ठीक किया जाए, एक्स स्क्वायर -3x, वाई स्क्वायर -6y, राइट साइड आपकी -2 -9। ये जो मैट्रिक्स का ब्रैकेट है, आप ये वाली कोशिश ज्यादा करना, अच्छा, क्योंकि एनसीईआरटी आपके पास है, आप देख सकते ये वाला ब्रैकेट उन्होंने यूज किया हुआ है।
तो ये सही ब्रैकेट है जो मैं लगा रहा हूं, गलत नहीं है, क्योंकि वो कभी मैं दोनों अप्लाई कर देता हूं, कभी वो हमारा क्वेश्चन इस तरह के ब्रैकेट में लिखा था तो मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। सो कंपेयर करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसकी वैल्यू बैठती है -2, ठीक है, और इधर वाई स्क्वायर -6y की वैल्यू बनती है -9, ठीक। एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0, उधर वाई स्क्वायर -6y + 9 = 0। अब इधर वाले के या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ, या फैक्टर करो, दो में से एक काम करना पड़ेगा। तो वी आर ट्राइंग फैक्टर्स। 2 × 2 होता है, x² - 2x - x + 2 = 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन लेने के बाद x - 2, लास्ट 2 में -1 कॉमन लेने के बाद x - 2 = 0। अब ध्यान दो, x - 2 फाइनल आउट हियर, इन अदर ब्रैकेट x - 1 = 0। सो x - 2 0 और x - 1 0। तो x की वैल्यू आ गई क्या 2 और x की वैल्यू आ गई 1। देखो ये समझ में आया क्या? दूसरा है y² - 6y + 9, 3 3 जा 9 करके, वैसे ही ना, अगर आइडेंटिफाई कर सको तो y - 3 होल स्क्वायर है, नहीं आ रही तो 3 3 जा 9 करो, फिर धीरे धीरे दो में से एक काम करना पड़ेगा। y² - 3y - 3y + 9 = 0। फर्स्ट 2 में y कॉमन लीजिए, y - 3, और लास्ट 2 में -3 कॉमन लीजिए, तो अंदर आ जाएगा y - 3 = 0। फिर y - 3 फाइनल आउट हियर इनटू y - 3 = 0। तो y की वैल्यू 2 बार आई 3, y - 3 0 और y = 3, अगेन y - 3 0, तो y, तो x की वैल्यू तो 2 आई, 2 और 1, तो y की वैल्यू दोनों बार 3, 3 और 3 दो बार लिखना चाहिए, लिखने तो दो इक्वल वैल्यू है। ये आंसर है आपका। x is 2 by 3, x is 1 by still 3। अब देखो कहां पे डाउट लगा, ठीक है। अब आप पूछोगे क्वेश्चन कौन से हैं? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आए हुए सारे, ठीक है, वो कलेक्शन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बात समझ, किसी भी बुक में रिलेवेंट मटेरियल होता है और इररिलेवेंट होता है, सब तरह का मटेरियल होता है, बुक तो बुक वाले ने लिख दी। आपको क्या सीखना है? रिलेवेंट सीखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये वो चीज है, नहीं तो आप सोचो बुक में तो कुछ और लिखा है, बुक बहुत दूर रहेगी, ये आएगा। वो तब से तो स्टाइल भी चेंज कर दिया उन्होंने लास्ट ईयर से, ठीक है ना, टर्म बना दिए, स्टाइल बदल दिया, तो इसलिए बुक का बहुत काम की चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लर्न, ये खुद ही देखो 2000, वो सारे आए हुए, मैं बोल रहा हूँ जिसके ऊपर लिखा है 2014 तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी आया हुआ है, ये समझ। अच्छा, तो ये 2014 में 1 मार्क आया था, वो दोनों भी आए हुए हैं, वो दोनों कराए, सब इंपॉर्टेंट है, पहले दिन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरा अपना व्यू है। इधर देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ x + y, अब ये 1 मार्क क्वेश्चन है, यही है ऑब्जेक्टिव, यही आएगा एग्जाम में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y इफ दिस है। पहले ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव के नाम से नहीं आते थे, 1 मार्क क्वेश्चन, मतलब ABCD नहीं लिखा होता था, क्वेश्चन यही वही वाला है। तो अभी देखिए क्या करोगे लोग, क्या x - y = -1, कंपेयर करो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, एक इक्वेशन देखो, वो z = 4 आ गया, लिख दो वहां, z की वैल्यू तो आ भी गई है,
नंबर लिखना चाहो लिख दो। अच्छा 2x माइनस वाई कितना 0, वो इसके नीचे लिख लो आके 2x माइनस वाई कितना 0, और w की वैल्यू 5 आ गई, ये निकालनी नहीं पड़ेगी आपको, 3 नंबर ही है, केवल आपको 1 और 3 सॉल्व करना है। 1 और 3 ZW आ गए, लेकिन कोई काम के नहीं है, क्यों, आपको x प्लस वाई बताना है, तो ZW एक्स्ट्रा आ गए, जो रिजल्ट आना वो तो इधर से आना, इधर। अब की बार आप फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो y कट जाए। सर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को -x प्लस y इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख के ऐड कर दो, अभी सब्ट्रैक्ट कर दो, मर्जी है, ठीक है, वो सही है, कल लिख सकते हैं, और ये भी ठीक है जो लिख, ये लो देखो माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x माइनस 2x हो गया माइनस x, राइट साइड क्या होगी -1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर दो, ठीक है। चलो 1 में पुट कर देता हूं, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज -1 -2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, और इस तरह से इन्होंने आपसे x प्लस वाई मांगा, वो 1 प्लस 2 और उसका आंसर 3 है। डाउट पूछिए, अब समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, और किसको दिक्कत नहीं कभी, ठीक है, अब दिक्कत नहीं है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बने हुए नोट्स है, इनके पीछे नोट्स है ना, आपको नोट्स दूंगा मैं, तो ये क्वेश्चन मान लिखा हुआ, अभी क्वेश्चन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखे होते हैं क्वेश्चन सारे, और कई सारे सॉल्व भी होते हैं उसमें, अनसॉल्व सॉल्व सब तरह के नोट्स मिलेंगे आपको, जैसे ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, अभी आप सोल्यूशन लिखिए, अगली बार हम आपको नोट्स देंगे। नोट्स हमने बनाया, एक आध सेट बनाया था, ज्यादा नहीं बनाए थे, आइडिया नहीं था कितने बच्चे आएंगे क्या होगा। ओके, तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने मैट्रिक्स ए दे दिया आपको, अब ये देखो 2 मार्क क्वेश्चन है, यही ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क 1 मार्क का आएगा, तो के ए भी पूछा इसने, तो आपसे अकेला के पूछ देगा, आएगा यही क्वेश्चन ऐसा। तो ए का वैल्यू 0 2 3 -4, उधर इसने ना के टाइम्स ए दिया हुआ है, वो उधर लिखा है के टाइम्स ए, के टाइम्स ए की वैल्यू इसने दी 0 3a 2b 24, और आपसे मांग दिया के ए एंड बी, के ए और बी की डिमांड रख दी, ठीक है। अब देखिए आप के टाइम्स ए, वो जो दिया हुआ ऊपर, उसको यहां पर लिखिए, अपनी इक्वेशन बनाइए, आगे चलाइए, के ए बी निकालिए, ए गिवन उसको इधर यूज करो, तो 0 2 3 -4 इक्वल टू आएगा 0 3a 2b एंड 24, के का अंदर मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कंपैरिजन होगी और सॉल्यूशन किया जाएगा, के का अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 2k 3k -4k, राइट साइड 0 3a 2b 24, अब कंपैरिजन कर डालिए, समझो 0 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3a हो गया, 2k इक्वल टू 3a, समझे, आगे चलो 3k इक्वल टू 2b कर दिया, -4k इक्वल टू 24, ये जो लास्ट इक्वेशन है इससे के आ गया, कितना आया बता, -6, 4 6 या 24, -4 का डिवीजन लगेगा उधर, -6 आ गया,
ठीक है। अब k की वैल्यू इधर लिखो आके, तो a आएगा, यहां आ जाओ, वो वैल्यू पहले निकाल ली k की, इधर पुट करो, 2 इंटू -6 इज इक्वल टू 3a, तो -12 बाय 3 इज a, तो a का वैल्यू हो गया -4, ये आपका a रेडी हो गया। ठीक है, अब k का वैल्यू यहां पे लिख दो, 3 इंटू -6 इज 2b, तो 2b हो गया -18, तो b हो गई वैल्यू -9। k a b सारे रेडी है। ठीक है, जिस सीरियल में वहां आंसर में ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा के ए बी, -6 -4 -9 बार टिक टिक करना है। अब हम आगे देखते, ये क्वेश्चन है सैंपल पेपर 2013 का। राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z इफ दिस हैपेंस। ओके, अब की बार एक चक्कर पड़ गया, देखो बात सुनो इधर, ये मैट्रिक्स है, ऐसे है, ये ऐसा ब्रैकेट है, छोटा टिल्ट किया हुआ ब्रैकेट, वही मैट्रिक्स ब्रैकेट है ये। अच्छा, दो मैट्रिसेज दिए हुए, मैट्रिसेज का ना बीच में क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई आपने सीखा नहीं है, तो मैं सिखाता हूं, पहले प्रोडक्ट करना फिर होगा क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, जैसे सम करना आसान है और सब्ट्रैक्शन करना भी आसान है, मल्टीप्लीकेशन उतना आसान नहीं। पहले आपको सम याद दिला दूं, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, छोटी छोटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी मैट्रिक्स कोई ले लो, कोई 2 1 5 7 ले लो, ठीक। अब इनका सम करना वो तो बहुत आसान है, ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 7 11, कुछ क्या होगा, 1 + 2 हाँ हाँ 3। तो अब a माइनस भी आप करना आराम से जान गए हो, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 3 - 5 -2, 4 - 7 -3, है ना। लेकिन a इंटू बी करना इतना आसान नहीं है, a इंटू बी आपको थोड़ा स्पेसिफिकली लर्न करना है, a इंटू बी मैं सिखा रहा हूं, आप लर्न करें। 1 2 3 4 2 1 5 7, यहाँ पे ज्यादा अटेंशन पे करें, मल्टीप्लीकेशन आप लर्न कर रहे हो। मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे किया जाता है कि आप फर्स्ट रो को कैच करें, ये फर्स्ट रो दिखती है ना, फर्स्ट रो को कैच करें, उसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ध्यान में आया। देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम का मीनिंग ये है, 1 इंटू 2, इस 1 में ये 2 मल्टीप्लाई होगा, और इस 2 में ये 5 मल्टीप्लाई होगा, और बीच में एडिशन होगा, ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया है। अब देखना फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम होगा, मतलब फर्स्ट रो को कैच करेंगे और दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम डन। नाउ यू विल डू फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, वो क्या है 1 इंटू 1 प्लस 2 7 जा 14, कर दिया आपकी बार, हमने थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। देखो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया, फर्स्ट रो जब तक रहेगी तब तक फर्स्ट रो फॉर्म होगी। अब नंबर आ गया सेकेंड रो का, तो करोगे सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वो क्या होगा, वो हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। नाउ यू विल डू सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 3 × 3 प्लस 4 इंटू 7 28,
कुछ पता लग पाया? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। मैं लिख दूं यहाँ पे, एक सेकेंड, इधर देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर होगा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फिर होगा सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर होगा सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस भी डिफाइंड है। और एक क्रॉस भी ना हमेशा डिफाइंड नहीं, कभी कभी एक क्रॉस भी निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है। मतलब क्या? मतलब ये कि ए मैट्रिक्स आपकी मान लो m बाई n ऑर्डर की है, तो बी मैट्रिक्स n बाय p ऑर्डर की होनी चाहिए। n, ये लिखने का मतलब क्या? ये लिखने का पर्पज मेनली ये है कि जो आपका ये चीज सेम होनी चाहिए। इनमें m और p में फर्क भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये दोनों जब सेम होंगे तभी मैट्रिक्स प्रोडक्ट निकलेगा, कभी भी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। पहले के कॉलम दूसरे के रोज मैच करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और मैच नहीं करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। समझ में? सभी जगह मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है, कभी कभी डिफाइंड होता है। अच्छा, इसके बाद जो आंसर आएगा, जब ये a इंटू बी का आंसर आएगा ना, यहाँ पे ए बी आएगा, जो भी आएगा, वो जो आंसर है वो m बाय p ऑर्डर का होगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है एग्जाम में। वो क्या आ सकता है वो बाद में बताऊंगा, वो सब ऑब्जेक्टिव भरे पड़े हैं हमारे पास, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कम 200 क्वेश्चन होगा कम से कम। लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस रहता है आने का। तो जो आंसर है वो m बाई पी, ये जो, अब यहां देखो, ये m ये p, m बाई पी क्या है? साइज ऑफ प्रोडक्ट। जो आंसर आएगा उसका साइज है, साइज ऑफ प्रोडक्ट m बाई पी है। ये p की वैल्यू n भी हो सकती है, m भी हो सकती है, k भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बीच वाले दोनों इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, प्रोडक्ट की बड़ी प्रैक्टिस होगी तो खूब याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी क्वेश्चन करता हूं सीधा। ओके, अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ। राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ दिस हैपेंस। इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, है भी अलग तरीके का। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना इधर, और डाउट पूछोगे तो बताऊंगा। ओके, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इधर देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या बना? 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। समझ में? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अब होगा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम है ही नहीं तो छोड़ दो। गेटिंग? अब क्या करो? सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करिए। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम बस कंप्लीट ही हो गया, वहां सेकेंड कॉलम था ही नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाई वहीं रुक गया आपका। अब देखना, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इस 0 में x मल्टीप्लाई करना, इस 1 में y मल्टीप्लाई करना, इस 0 में z मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। ठीक है, अब करो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। अब एक बार थोड़ा रिफाइन करके और x बाई जेड निकाल लीजिए। राइट साइड में कोई काम नहीं करना, लेफ्ट साइड में काम रहा। तो ये ऊपर x आ गया, बीच वाले में y आ गया, लास्ट वाले में z आ गया।
तो व्हाट इज एक्स देन 1, वाई कितना -1, जेड कितना 0। आपसे हमने जो मांगा हुआ है वो है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आगे चलो फिर मैं तो ये जो आप नोट्स मिलेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 6 ही हो, क्वेश्चन नंबर मैच करता होगा, पेज नंबर उसमें ढूंढना पड़ेगा नोट्स में। ओके, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, 7, 8, 9 3 क्वेश्चंस हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पता लग रहा है यहाँ a की पावर पे ना t लगाया हुआ है, t फॉर ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आपने सीखा नहीं, तो मैं आपको अभी पहले ट्रांसपोज सिखा दूं। तो छोटी सी बात है, इधर देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लर्न करो। बहुत आसान होती है। अगर a इतना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो a के ऊपर कैपिटल T लगा दो तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, इसको a की पावर स्मॉल t से भी डिनोट करते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा a डैश से डिनोट कर देते हैं। t तो कम ही लोग लिखते हैं, डैश बहुत लिखते हैं। a डैश होता क्या है, बहुत इजी, देखो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम 4 5 6। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे बता देता हूं और बाद में यूज करूंगा, प्रॉपर्टीज याद तो करनी पड़ेगी। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, नंबर 1, जैसे ए बी करें, पेन रोक के थोड़ा देख ले फिर बाद में, ए बी करें तो ए बी का ट्रांसपोज है ना, दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। आप बोलोगे बीए क्यों कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रे के अंदर ए बी और बी ए इक्वल होना जरूरी नहीं है, ए बी और बी ए डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड समझते हो ना, उसके कॉलम उसके रो मैच करेंगे तभी तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी मैच कर जाता है, बी ए मैच नहीं करता। ठीक है, तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। कभी कभी ए बी बी ए इक्वल हो जाते हैं, रेयर केसेज में। इन जनरल ए बी और बी ए अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नंबर 2, अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक बात बताऊं, इस पहले वाले को रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्सल लॉ, क्योंकि ए बी को राइट साइड में क्या लिखा, बी बी ए, तो इसलिए इसको रिवर्सल लॉ के नाम से जाना जाता है। ऐसे और भी रिवर्सल लॉज है मैट्रिक्स अलजेब्रे के अंदर, पर आप फिलहाल एक तो याद करो। अच्छा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस हो ना, माइनस, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी होता है। और एक और लॉ है कि एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। ए का ट्रांसपोज किया और जो आंसर आ गया फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ लॉज है, जब हम यूज करेंगे तो फिर से याद दिला देंगे। ठीक, तो कुछ ट्रांसपोज के बारे में लर्न किया। अब
आप वो ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या क्या दिया। इन्होंने एक मैट्रिक्स दी, ट्रिग्नोमेट्री वाली मैट्रिक्स, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है। अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, 90 डिग्री। π/2 पता होगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो π/2 रेडियन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। तो अल्फा का क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, 0 और 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, क्वाड्रेंट 1। अच्छा, उसकी जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं क्वाड्रेंट 1 तो कोई खास बात नहीं आपके लिए। वेन के बाद वाला इंपॉर्टेंट है, क्या दिया, a प्लस a ट्रांसपोज स्क्वायर रूट 2, आई के आगे ना 2 लिखा है, लिखा रहने दो, आप आई ले लो, आई ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स के साथ प्ले कर रहे हैं ना हम लोग, 2x2 मैट्रिक्स है ऊपर, इसलिए आइडेंटिटी कौन सी इन्होंने दी हुई है, सेकेंड ऑर्डर की, I2 दिया। ठीक, तो आप क्या करो, आप a की वैल्यू लिखो, क्योंकि आपको अल्फा फाइंड करना है, तो आप a की वैल्यू डाल दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस अब a डैश कर दो, ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, मैंने बताया था ट्रांसपोज करना, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, स्क्वायर रूट 2, आइडेंटिटी 1 0 0 1 याद कराई थी मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1। अटक रहे हो तो पूछो। अब देखिए, हाँ, राइट साइड में ना रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, रूट 2 इंटू 1, रूट 2 इंटू 0, रूट 2 इंटू 0 और रूट 2 इंटू 1, राइट साइड ठीक होगी। अब लेफ्ट साइड को देखो, इधर देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, अगला बताओ, अच्छा 0 साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, अगला 0, नेक्स्ट यस 2 कॉस अल्फा, कंपेयर कर दो, सो 2 कॉस अल्फा इज रूट 2, वेदर यू राइट फ्रॉम हियर और यू राइट फ्रॉम हियर, दोनों जगह सेम आना चाहिए, अलग अलग आता है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो सेम आ भी रही है इसमें, तो 2 कॉस अल्फा आपने देखा कितना है, रूट 2, यू राइट फ्रॉम हियर और यू राइट फ्रॉम हियर, ठीक है, तो कॉस अल्फा हो गया स्क्वायर रूट 2/2, तो कॉस अल्फा रूट 2 का अगर ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 कट के 1/√2 आया, अल्फा कितना किसी को है पता, याद है टेबल, कॉस अल्फा 1/√2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा देन, गड़बड़ है कुछ, 40 राइट है, 45 डिग्री, और इसी को π/4 कहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ हाँ सही, 1/2 जो है वो 60 डिग्री है, सही है सही, तो अल्फे की वैल्यू π/4 आपकी आ गई है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 7 में डाउट है पूछो, और डाउट नहीं है तो ये मान लो ये एग्जाम में ये 2016 का क्वेश्चन है, खुद इधर उधर का करने का फायदा नहीं है, ऐसा टारगेट हो ना सीधा हिट करना है, इधर उधर कुछ नहीं, और वो टारगेट हिट करना वो 100 टाइम करना, ठीक से ही करना है ना, और इधर उधर जिग जैग वे में घूमने का फायदा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फायदा है। सब अगला देखो 2019 का, उसके अगला देखो तो 2020 का 1 मार्क क्वेश्चन पूरा ऑब्जेक्टिव ही लिखा हुआ है,
ये वाला, और वो ऑब्जेक्टिव ले ली, पर ऑब्जेक्टिव ही है ये, ऑब्जेक्टिव बना के अभी नहीं के ऊपर आएंगे। पास्ट में आते हैं सब 1 1 2 2 मार्क वाले, अब ऑब्जेक्टिव बन गए हैं। प्लस हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव होगा मेरे पास, लास्ट ईयर कराया था ना सर। और ऑल ऑफ सडन इन्होंने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो मैंने ऑब्जेक्टिव बना के ऑब्जेक्टिव करा दिए अपने स्टूडेंट्स को, सबको खूब कराया। अब बाकी स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ए इन्होंने दिया हुआ है, शो दैट ए क्यूब इक्वल टू। अब जब ये ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो शो दैट नहीं आएगा, इफ दिस हैपेंस देन ए क्यूब इक्वल टू, फिर होगा नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, उसमें एक किसी में ए, 2a, 3a, 4a लिखा होगा, क्वेश्चन यही होगा ऐसा। तो आपको ना एक क्यूब निकालना है, तो पहले मैं ये स्क्वायर अरेंज कर रहा हूं, अब बाद में एक क्यूब देखेंगे। ए स्क्वायर, ए लिखा पड़ा -3 6 -2 4, ए इंटू वंस मोर ए लिखिए -3 6 -2 4। ए स्क्वायर समझ में आया सबको? हाँ, ए को 2 बार लिखो, ए इंटू ए। अब करता हूं मल्टीप्लाई, धीरे धीरे। अब देखना मल्टीप्लाई सीखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सब लोग स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 3 3 जा 9, 6 इंटू -2 -12। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, मल्टीप्लीकेशन सीखो मेनली। -18 प्लस का कितना? 6 4 जा 24। ठीक है, अब फर्स्ट रो का काम हो गया, फर्स्ट रो ने फर्स्ट रो जनरेट कर दी। अब करोगे सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 3 जा 6, 4 इंटू -2 -8, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम डन। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम -12 प्लस 16, ए स्क्वायर आपका बिल्कुल रेडी हो गया। -3 और 24 -18 6, ये -2 और ये 4, ए स्क्वायर रेडी। अब एक क्यूब करेंगे, इस ए स्क्वायर में एक और ए मल्टीप्लाई कर दो तो एक क्यूब जनरेट हो जाएगा। तो ट्राई करो, ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिखिए या ए इंटू ए स्क्वायर, जो आपकी चॉइस है। तो बी राइट ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो -3 6 -2 4 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए है -3 6 -2 4। सेम आ रहा ना? हाँ, तो अभी फिर से सेम आएगा, एक क्यूब भी सेम आएगा, ए की पावर 4 भी फिर तो सेम आएगा, ऐसा लगता है। वही मैं देख रहा, बिल्कुल सेम अभी से आ गया। वैसे तो ए आंसर आना है, देखो मल्टीप्लाई करो फिर से, बहुत अच्छी मैट्रिक्स है ये। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 9 -12, अभी करके हटे वही है ये। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -18 प्लस 24, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 -8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -12 प्लस 16। This is -3 25 4 -18 6 -2 और 4, वो क्या है? ए मैट्रिक्स। वो तो ए स्क्वायर ही ए आ गया था, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाया, मुझे लगा कुछ और आ गया, ए सामने नहीं था, नहीं, ए स्क्वायर इटसेल्फ इज ए। अब यहां पर देखना, ये एक रिमार्क जैसा, जैसे ए स्क्वायर आपने निकाला तो ए स्क्वायर इसमें ए निकला था, तो एक क्यूब के लिए हमने ज्यादा मेहनत की, कम मेहनत से काम चल सकता था। वो कैसे? ऐसे देखना, एक क्यूब निकालने के लिए अब आप क्या करो, आप लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, ये स्क्वायर क्या है? ए है, तो ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर, वो क्या है? ए। तो एक क्यूब ऐसे भी निकल जाता, और जो किया है काम वो गलत नहीं, वो सही है, लेकिन एक क्यूब का एक तरीका ये भी था, इसको समझो। इसमें तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, ए स्क्वायर भी ए,
ए क्यूब भी ए की पावर 100 भी इसमें ए आए, ठीक है ना। ए की पावर 100 भी धीरे धीरे निकाला जाए तो वो निकलेगा ए। इतना अच्छा मैट्रिक्स है, कुछ नंबर वाला मैट्रिक्स में क्वालिटी कम होती है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब जिसने भी ये बनाया ना क्वेश्चन, किसी एग्जामिनर ने बनाया 2019 वाले, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था ये, ठीक है। ये ऐसा होता रहता है, लेकिन इसमें तो इवन पावर भी ए आई हुई है, ए स्क्वायर भी ए आया, ए क्यूब भी ए आया, ए की पावर 4 भी ए आएगी, ए की पावर 5 भी इसमें ए आएगी, ए की पावर 1000 कर दो ए ही आएगा। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, जिसमें हमने ए मैट्रिक्स दिया 2 - 3 4, बी मैट्रिक्स दिया 3 2 2, एक्स मैट्रिक्स दिया 1 2 3, और आपसे हमारी डिमांड है, वाई भी दिया, अच्छा 3 2 3 4, सेवरल मैट्रिक्स गिवन, आपसे डिमांड है ए बी प्लस एक्स वाई निकाल, और वो कोई छोटी सी मैट्रिक्स आंसर में आएगी। 2020 1 मार्क क्वेश्चन ए बी प्लस एक्स वाई। मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन दे रहा हूं, ए बी प्लस एक्स वाई। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत हमारी तरफ से नहीं है, ठीक है। जब घर में पढ़ोगे ना तो नोट्स साथ में रखने, नोट्स प्लस अपना सॉल्यूशन बुक, तो साथ में क्वेश्चन वहां से देखना, सॉल्यूशन इधर से देखना। तो हमारी तरफ से क्वेश्चन राइटने की जरूरत आपको नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो फिर वो कहां तक लिखोगे आप। तो ए बी प्लस एक्स वाई है इतना, ए का मतलब है 2 - 3 4, बी ये रहा 3 2 2, ए भी हमने लिख दिया, अच्छा ए इंटू बी करना है अभी, प्लस एक्स लिखिए यहां से 1 2 3, रो मैट्रिक्स 1 2 3 क्या है, रो मैट्रिक्स है। दैट हैविंग 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, दैट हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो एक मिनट, ए बी प्लस एक्स वाई, वाई की वैल्यू आपकी 2 3 4 मालूम पड़ी, तो यहां पर आप 2 3 4 अटैच कर लीजिए और स्लोली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर। अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, बस कॉपी वर्क किया, तो कॉपी वर्क करना होता है वो किया। तो लेट अस मल्टीप्लाई स्लोली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छोटा ही आएगा आंसर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एलिमेंट आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। देखो इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स ऑल। कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कर नहीं सकते, है नहीं, सेकेंड रो भी नहीं है, तो सिंगल एलिमेंट आएगा। तो करिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 2 3 जा 6, -3 2 जा -6, और 4 2 जा 8, तभी वो छोटा सा आंसर है। एक्चुअली मैट्रिक्स आई इतनी 1 by 1 मैट्रिक्स आई, 1 रो एंड 1 कॉलम, सिंगल एलिमेंट वाली मैट्रिक्स आएगी। प्लस अब देखो इसको करिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इधर क्या मिला 1 into 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। ये हो गया 40, मतलब 8 हो गया, प्लस और ये हो गया 2 6 8 और 12 20, ऐड कर दो तो 28 आपका आंसर हो गया, ठीक है। और हाँ, अब देखो अपना आंसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी डी। अब बी तो ऑप्शन आंसर है नहीं, डी है नहीं, ए और सी में दोनों आंसर है कि कोई एक आंसर है, ए ऑप्शन आंसर, क्योंकि ए मैट्रिक्स है और ये नॉर्मल ऑर्डिनरी एलिमेंट लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आती है, ना कि नंबर। तो इसलिए आपको ए टिक करना है, ठीक है। अब ये आ गया एक क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो, ये 2020
वन में आया था, लेकिन इस पैटर्न के आते ही रहते हैं, नंबरों के साथ वन में आया था। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इज दिस शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज करना आपको आ गया है, इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वर्ड आप नहीं जानते, तो अब हम आपको सिमेट्रिक वर्ड सिखाते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोजिंग करना याद है सबको? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दो मैट्रिक्स होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए होती है। ए सिमेट्रिक कब, इधर ध्यान दो, ए सिमेट्रिक तब होती है जो ए डैश करो और वापस ए आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। ए डैश करें और फर्क पड़े ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक यहाँ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसको देखो। सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आप बनाना भी सीख सकते हो, ऐसे सीखो। ये मेन डायगोनल में अपनी चॉइस के एलिमेंट लिख दो, मर्जी है वो लिख दो, ए बी सी लिख दिया सपोज करो, ठीक है। ये 3 एलिमेंट और भी आपकी चॉइस है, ये 3 एलिमेंट आपकी चॉइस है। तो आप इसमें ना फॉर एग्जाम्पल एच जी एफ लिख दिया, ये 3 एलिमेंट मेरी चॉइस है, ये हम आपको नहीं भरने देंगे, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। उधर वाले आप फिल कर दो, इधर वाला हम भरेंगे। कैसे भरेंगे, ये वाला जो एच दिखता है ना वो यहां आ जाए, ये जो जी दिखता है वो यहां आ जाए, ये जो एफ दिखता है वो यहां, ये सिमेट्रिक हो गई। नहीं तो ट्रांसपोज करके देखो, तो ए ये ले लिया हमने, ए डैश देखो, अच्छा ए डैश ऑब्टेन्ड बाई ट्रांसपोजिंग रोज टू बी मेड कॉलम्स, रो को कॉलम बना देना, बनाओ। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, ए एच जी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, सेकेंड रो क्या है, एच जी एफ है, वो बाई नजर आने लगी, मैंने दोबारा लिख दिया एच, ठीक है। एच जी एफ, एच बी एफ, और थर्ड में जी एफ सी। आप देख रहे हो ए मैट्रिक्स वापस आ गई, तो ए डैश इक्वल टू ए, सो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा करने से ए क्या बन गया, ए इज सिमेट्रिक। अब दूसरी मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताता हूं। ये हो गया, ओके। अब सिमेट्रिक हुई, तो दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जो ए ट्रांसपोज किया आपने और मैट्रिक्स पे नेगेटिव का इफेक्ट आ गया, ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना सीखिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन डायगोनल, ध्यान दो, मेन डायगोनल नेसेसरली 0 होता है, मतलब 0 ही, यहां आपकी चॉइस नहीं, 0 ही फिल करना। ये 3 एलिमेंट आपकी चॉइस है, जो इच्छा हो वो इसमें फिल कर, ठीक है। ए बी सी फिल कर दो, मैं कहता हूं नंबर भर लो 9, फिर -12, 5, थोड़े ऑड से नंबर भर दिए, ठीक है। अब ये 3 एलिमेंट, ये मेरी चॉइस है। अब देखना, वो 9 है ना, तो यहां पे -9 कर दो, अगर जो +9 कर दिया तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा।
वो -12 है ना, उसका नेगेटिव यहां कर दो, वो जो 5 है वो इसका नेगेटिव यहां कर दो। अब ये इसकी सिमेट्रिक हो गई, ना मानो तो देखो, अच्छा ए डैश निकालता हूं आपके सामने। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 0 9 -12, second row becomes second column -9 0 5, third row becomes third column 12 -5 0। ठीक है, आप सब में से माइनस कॉमन ले लो, बाहर करो माइनस, तो अंदर क्या बच गया? अंदर बचा 0 9, यहां पे बताओ अच्छा क्या बचेगा? ये एलिमेंट यहां पे -12, each element will become negative because you have taken out negative sign। फिर आगे देखो -9 0 5, फिर आगे देखो 12 -5 0। तो माइनस के आगे जो दिखता है ना, ये ए है, ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स आ गई, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? -ए। देयरफॉर ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो फिनिश करो। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जिसे सिमेट्रिक प्रूव करना, उसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स पर फर्क नहीं आना चाहिए तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव का इफेक्ट आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे। अब आप ये क्वेश्चन करने की पोजीशन पे आ गए। ए मैट्रिक्स हमने दिया है, आपने इसे सिमेट्रिक प्रूव करना, a प्लस ए डैश को। तो पहले आप a प्लस ए डैश निकालो, फिर जो वैल्यू आएगी ना उसे सिमेट्रिक प्रूव कर देना, उस आंसर को। यहां आ जाओ, हमारे पास a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए सामने 4 1 5 8। अब आप ए डैश कर दो, ए डैश है ए प्लस, look here, first row becomes first column, first row becomes first column, second row becomes second column। ठीक है, अब इसे ऐड करके लिख दो, 4 + 4 8, 1 + 5 6, 5 + 1 6, 8 + 8 16। इसे आपने प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है, और ये देखने में सिमेट्रिक है, पता है क्या? वो 6 एलिमेंट इधर है, एक 2x2 का सिमेट्रिक है, इसलिए डायगोनल में कुछ भी हो और वो दोनों एलिमेंट मैच करते हैं। तो अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, a प्लस ए डैश है, इसे चाहो तो p लिख सकते हो, a प्लस ए डैश भी चल जाएगा। a प्लस ए डैश की ये वैल्यू है, इस वैल्यू को सिमेट्रिक प्रूव होना। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए a प्लस ए डैश को आप p कह दो, तो p डैश इक्वल टू p आना चाहिए, क्योंकि मैं वो नोटेशन लगाऊंगा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैंने p बोल दिया। ठीक है, अब आप p डैश निकालो। ठीक है, निकालो p डैश। लुक हियर, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। ये क्या आ गया? p आ गया, देखो ना p आ गया, कोई डैश करने से फर्क नहीं पड़ा, p डैश इज p, तो p इज सिमेट्रिक। लेकिन p किसको ले लिया था टेम्परेली आपने? a प्लस ए डैश को, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने p लिख दिया था, नहीं तो p को a प्लस ए डैश भी मैं लिख सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहता है माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्लाइड से निकाला हुआ है ना कॉपी, तो वो उसमें स्लाइड में डिजाइन है, वो ही प्रिंट आउट में आ गया ब्लैक एंड व्हाइट में, वो डिजाइन तो उसमें कलर में होती है। ओके, तो ए इज दिस
ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके देना है। तो पहला काम ए माइनस ए डैश निकालो। पेपर डिजाइन दूसरा पेपर बदल देता हूं। क्वेश्चन नंबर ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकालो। ए क्या है 3 4 5 1, ठीक। माइनस ए डैश क्या है, ए डैश है फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। ए माइनस ए डैश आपका रेडी। निकालो उसकी वैल्यू। 3 minus 3 0, 4 minus 5 minus 1, 5 minus 4 1, 1 minus 1 0। देखा मेन डायगोनल 0 आ गया। और रिमेनिंग एलिमेंट को देखो, ये -1 है तो ये एलिमेंट +1 है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, इसीलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। इसको P बोल देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, इसे मैंने P बोल दिया। तो पता है क्या आना चाहिए, P डैश इक्वल टू माइनस P आना चाहिए, ठीक है। तो P डैश रेडी करें, वो है फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। ट्रांसपोज कर दिया, नेगेटिव कॉमन लो क्योंकि -P लाना, तो नेगेटिव इसमें कॉमन है नहीं, आपको इनफोर्स करना पड़ेगा, फोर्सफुली कॉमन लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 0 तो 0 रह गया, ये 1 -1 हो गया, ये 1 1 ये 0। तो माइनस के आगे आया वो देखो P आ गया, तो P डैश कितना आ गया -P, तो वो P स्क्यू सिमेट्रिक, P स्क्यू सिमेट्रिक। तो P की वैल्यू क्या है, A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। हो गया। ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए बी निकालने और मैट्रिक्स को सिमेट्रिक इसने दिया हुआ है। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन 18 कहता है ये सिमेट्रिक है, आपको एग्जामिन नहीं करना, कहता सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए कि नहीं। वो कहता है दिस इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए। अब आप ए डैश करो इधर और ए करो उधर, फिर दोनों को कंपेयर करोगे तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप मुझे ए डैश बताओ, ए डैश 0 2b -2 फर्स्ट कॉलम में, 1 मिनट रुक जाना, 0 2b माइनस। अब बताओ सेकेंड कॉलम 3 1 3, थर्ड कॉलम 3a 3 -1 3 और -1 इक्वल टू ए। ए उसी को कॉपी कर दो, मैट्रिक्स को कॉपी कर दो, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। अब कंपेयर करके ए बी निकालो। अब कंपैरिजन कर रहा हूं, देखो ये जो 3 दिखता है ये 3, ये 2b के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वेटेड। तो 2b इक्वल टू 3 आ गया। यहां देखो अगला एलिमेंट 3a की वैल्यू कितनी है -2। अच्छा यहां बीच वाला एलिमेंट देखो, इधर ये एलिमेंट देखो, 2b की वैल्यू 3, 2b की वैल्यू पहले भी 3 आई थी, वैल्यू क्लैश नहीं करनी चाहिए। 2b पहले 3 आया तो अब दोबारा भी 3 आना चाहिए। सपोज करो, बात सुनो, सपोज करो 2b की वैल्यू यहां 3 आती है और यहां 13 आती है, तब क्या करोगे आप, तो बोलोगे कि b की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, वैल्यू क्लैश कर गई। मैट्रिसेस को कंपैरिजन करने के बाद जो आंसर आता है वो क्लैश नहीं करना चाहिए, क्लैश करता है दैट मींस वैल्यू ऑफ b नॉट पॉसिबल। समझ गए।
हाँ, अब क्लैश करता है बोलो, उसमें ऑप्शंस होंगे ना ABCD, तो आप डी ऑप्शन टिक करोगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वैल्यू ऑफ बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या नन ऑफ दी, जो भी होगा वो टिक करोगे। तो 2b की वैल्यू 13 नहीं 3 ही आनी चाहिए। अब आगे चलो, ये 1 3 मैच करे, और ये अपने आप ऑटो मैचिंग होनी चाहिए रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए। -2 3a की इक्वल, देखो फिर से आया, -2 इक्वल टू 3a, सेम आया ना, सेम ही आना चाहिए। ये नहीं कि उधर 3a -2 आया, अब की बार 3a 13 बन जाए, वो नहीं होना चाहिए। क्लैश कर गया तो कोई भी आंसर वैलिड नहीं है। हाँ, मेरे पास क्वेश्चन सब कुछ आएगा सामने, प्लस करेगा और उसमें आंसर आएगा वैल्यू नॉट पॉसिबल टू फाइंड, और उसमें आंसर दिया होता है, एक आंसर इनमें से देंगे, मतलब -2/3 दे देंगे, एक दूसरा वाला दे देंगे, कोई और -13/3 वो भी यहीं आ रहा होगा, 2 आंसर दे देंगे, और एक में नॉट पॉसिबल वाला टिक करेंगे। अच्छा, तो क्लैश करना नहीं चाहिए, मैट्रिसेस को कंपेयर करके 2 वैल्यूज क्लैश करनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखो -2 3a, 3 इक्वल टू 3, -1 इक्वल टू -1, ठीक। तो b की वैल्यू 3/2 यहां से और वहां से, और a की वैल्यू -2/3। ये आंसर इन्होंने पूछा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a -2/3, b 3/2, हमारा पहले भी आंसर आया था 2016, CBSE 2016। डी फॉर दिल्ली, क्यों आपका जो रीजन है ना, ये पंचकुला रीजन है। दिल्ली रीजन का पेपर और पंचकुला के रीजन में पेपर में स्लाइटली फर्क रहता है क्वेश्चंस में। इवन पंचकुला का रीजन जो आपकी रीजन है, इसमें भी वो 3 सेट्स आते हैं, एक सेट में कोई और क्वेश्चन, दूसरे में दूसरा क्वेश्चन, तीसरे में तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए डी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, डी फॉर दिल्ली होता है, और CBSE है वो दिल्ली रीजन, ये रीजन में, तो सो मेनी रीजन में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा। हाँ, एक और है, कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सर, आपको 19 को देखिए। इफ द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B। 1 मार्क क्वेश्चन, पक्का ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क इसमें है ही, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही आते हैं एग्जाम में। अब आपके एग्जाम में तो श्योर यही आएंगे, पहले भी आते थे, लेकिन पहले एक परसेंटेज आता था, अब 100% आएगा। पहले 10% आते थे ये ऑब्जेक्टिव, तो मैंने बाई चांस कलेक्शन करता आया, कब से, तो 1984 से कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके, कलेक्शन है, एक्सीडेंट कलेक्शन। CBSE में कभी जो क्वेश्चन आया वो इधर है, ठीक है, एक पक्का क्वेश्चन बैंक है, लॉन्ग बैक का। ओके, इफ A इज दिस, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। A B निकालना है, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक दी हुई, ठीक है। अब यहां आ जा, A इज स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है A डैश इज इक्वल टू -C। अब A डैश करिए, A डैश आपको आता है, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 0 A -3, इसका डैश कर रहा हूं, 2 0 -1, सेकेंड का डैश, थर्ड का B1 0 माइनस A मैट्रिक्स यहां 0 A -3, 2 0 -1, B1 and 0, ठीक है। ओके, अब ये नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0 -A3, फर्स्ट रो बदल गई, -2 0 1 -B -1 और 0, और लेफ्ट साइड तो पहले से थी हमारी 0 2 B, A 0 1 -3 -1 0, ठीक है। कंपेयर कर दो, 0 इक्वल टू 0 पहले से, हाँ देखो, -A इक्वल टू 2 आया हुआ है, -A इक्वल टू 2, और B भी आ गया, B इज इक्वल टू 3। ओनली थिंग दे शुड नॉट क्लैश नाउ, नहीं तो वैल्यू आ चुकी है, इसलिए आगे भी देखिए, अभी
ए कितना आ रहा है -2, जो कि राइट है। ए -2 दोनों जगह सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए, क्लैशिंग होनी नहीं चाहिए। अच्छा एक मिनट रुकना, ए -2 और रिमेनिंग एंट्रीज भी देख लेना, 0 = 0, 1 = 1। पता है क्या है, यहाँ 1 और यहाँ मान लो 10 हुआ तो गड़बड़ होगी। तो ना ए राइट है ना आपका, ना बी राइट है, दोनों भी गलत है। क्यों, यहाँ 1 और वहां बाई चांस 10 आता है तो पक्का रॉन्ग है। मतलब एक भी एंट्री क्लैश नहीं करनी चाहिए। अब चलो आगे, -3 = -b, -3 = -b जो कि राइट है, b माइनस जो कि b = 3 और -1 = -1। और दूसरी एंट्री तो रफली देख लो आप, रफली जनरली मैच करते होते हैं, फिर भी एक बार देख जरूर लो, कहीं क्वेश्चन हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा। तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो गया। b की वैल्यू 3 आई है, देखो तो 3 आई है, यहाँ पे ना -3 आंसर में दी हुई है, वो कभी कभी हो जाता है। ओके, तो अब इसके बाद इसमें और है कुछ सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक काफी हो गया है, आज यहीं पर रखूंगा। इतना कोर्स का प्रैक्टिस करें तो आपका आज का तो लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो इसमें ठीक है, ये जो ये सारे की